प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। शरीफ बरादरान और मौलाना फजलुर रहमान में बढ़ती मोहब्बतें, क्या ये मौलाना को ईवान इक़्तिदार तक पहुंचाएंगी? बलोचिस्तान में कोई भी पार्टी अक्सरियत में नहीं, कौम परस्त जमातें ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ पाएंगी। असफंदयार वली कहते हैं दहशत गर्दी की बुनियाद पर छीना गया मैंडेट वापस लेंगे। हम समझते थे रेफरी फखरू भाई हैं, लेकिन इलेक्शन का रेफरी मुल्ला महसूद निकला। इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों की फिक्सिंग। अब देखना होगा आईसीसी का कानून कहां चलता है, या एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों के लिए मट्टी पाव स्कीम सामने आती है। क्या इत्तफाक है कि तालिबान ने जिन रहनुमाओं पर एतमाद करके मुज़ाकरात की पेशकश की थी, अब वो हुकूमत साजी में शरीक हैं। तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का कहना है, अगर नई हुकूमत ने मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाई तो उनकी तरफ से भी सीज़ फायर है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत का कमाल है। उन्होंने इंतखाबी नताइज के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ को फ़ोन किया और अपनी हमायत का यकीन दिलाया। नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान का बढ़ा हुआ हाथ झटका नहीं। दोनों जमातों में फासले कम हो रहे हैं। नवाज शरीफ सियासी तलखियों में कमी और अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं। जेयूआई की सेनेट में भी नशिस्तें हैं जो आइंदा कानून साजी में अहम होंगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अक्सरियत से हुकूमतें बन तो जाती हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए सियासी ततब्बुर और बसीरत चाहिए। उन्होंने एक बार फिर केपीके में इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करने से इनकार किया है। नवाज शरीफ ने केपीके में इमरान खान को हुकूमत बनाने का कहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी बढ़ती हुई कुर्बत इस बात का इशारा है कि वो एक चौकस सियासतदान की तरह सूबे में मजबूत अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे, ताकि जब ज़रूरत हो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इमरान खान की टीम को टफ टाइम दें। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, कुछ हमें अहवाल बताइए। वैसे तो पूरी कौम टेलीविजन पर देख चुकी है, लेकिन कुछ अंदरूनी कहानी हमें बताइए कि आज किन अमूर पर गुफ्तगू हुई आपकी शहबाज शरीफ साहब के साथ। पहली बात तो यह है कि जी 11 मई 2013 के जो इंतखाबात हुए वो किसी दर्जे में तमाम पार्टियां सरापा एहतजाज हैं कि वो शफाफ इंतखाबात नहीं थे, बल्कि शफाफ धांधलियां हुई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से भी ये सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आ गई हैं। जहाँ तक आज की मुलाकात का ताल्लुक है, ये बहुत ही मुस्बत मुलाकात रही। मैं खुद शरीक था उस मुलाकात में और मौजूदा हालात पे भी बात हुई। इत्तेफाक में जमीयत उलमा इस्लाम की शरीक इक़्तिदार के हवाले से भी बात हुई। खैबर पख्तूनख्वा भी ज़ेर गौर आया। बहरकैफ जमीयत उलमा इस्लाम ने मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास 18 मई को तलब किया है और ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़ीम उस मीटिंग में ज़ेर गौर आएंगी। जी मौलाना, दुरुस्त फरमाया आपने कि मजलिस आमला में आप अपनी जो हिकमत अमली है उसको तय करेंगे। केपी के हवाले से अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आपके दरमियान गुफ्तगू थी, क्या दहशत गर्दी का मामला था या सूबे में हुकूमत साजी के हवाले से भी बात हुई? दहशत गर्दी तो बहरहाल ज़ेर गौर आया ही, उसके साथ हुकूमत साजी की भी बात हुई। और हमारा नुक्ता नज़र ये था कि केपीपी में जो मैंडेट मिला है पीटीआई को, ये जाली मैंडेट है। अलबत्ता इस नुक्ते पर हम सब का इत्तिफाक था कि जाली है जैसे भी है, अब चूंकि लार्जर पार्टी पीटीआई बनकर उभरी है, लिहाजा
वो अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है तो हम रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे, वो हुकूमत बनाए। लेकिन अगर वो इस पोजीशन में नहीं आते, क्योंकि सादा अक्सरियत भी अब तक उसके पास नहीं है, तो फिर मुतबादिल के तौर पर हमें हुकूमत बनाने का हक होगा। अच्छा मौलाना, ये बताइएगा कि क्या मरकज़ में आपके साथ गुफ्तगू हुई हुकूमत साजी की? ये हम तवक्को रखें कि जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदे मरकज़ी हुकूमत में भी शामिल होंगे? मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें दावत दी और ख़ुद उन्होंने प्रेस को भी कहा कि मैं जमीयत उलमा इस्लाम को विफाक में हुकूमत में शमूलियत की दावत देता हूँ। उसके जवाब में प्रेस को हमने कहा कि हमारी मीटिंग हो रही है 18 को और उसमें मशावरत करके तय कर लेंगे जो भी होगा। अच्छा मौलाना, एक बात जो आपने इब्तदा में भी फरमाई कि दहशतगर्दी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई थी आपकी इस मीटिंग में। तालिबान ने जब मुज़ाकरात की पेशकश की थी तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ जो है इनके हवाले से बात कही थी। अब मियाँ नवाज शरीफ एक गारंटर के तौर पर एक्सेप्ट किया था उन्होंने, तो इस हवाले से भी कोई मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से हम देखें कि आपकी कोई उनके साथ कोई गुफ्तगू हुई इस हवाले से, या मुस्तकबिल में चलकर कोई बातचीत होने वाली है? देखिए, माजी में जो जमीयत उलमा इस्लाम ने एक कोशिश शुरू की थी और एक ग्रैंड जिरगा भी उन कोशिशों के नतीजे में तश्कील पाया था, और फिर उस जिरगे की मुलाकात कौमी क़यादत से यहाँ इस्लामाबाद में करवाई गई और फिर कौमी क़यादत ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया कि ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए। तो एक बात तो बहरहाल वाज़ेह है कि पूरी कौमी क़यादत ने उस पर इत्तेफाक किया था कि आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी उस हुकूमत के सामने ये करारदाद और ये सारा जो कुछ कौमी क़यादत ने तजवीज़ की है वो उनके सामने होगा। अब ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत बनने वाली है और उनके लिए ये चैलेंज है, बिल्कुल दुरुस्त है। एक ये भी है, ये भी चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में वो कैसे अमन कायम कर सकते हैं। अच्छा मौलाना, ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि अगरचे आप मैंडेट को तो नहीं मानते इमरान खान के, लेकिन क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर आई है, अभी उन्होंने अक्सरियत हासिल करनी है, तो आप इसमें रुकावट नहीं डालेंगे। तो क्या हम ये समझें कि जो मैंडेट के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए? क्या अब आगे चलकर किसी एहतजाज में आपका शरीक होने का इरादा तो नहीं है? देखिए, जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात है वो तो ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के हद तक नहीं है, ये सिंध में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है, और ये एक तयशुदा इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोग्राम था। पीटीआई को समंदर की तरफ जाने के बजाय पहाड़ों की तरफ सोनामी का रुख करवाया गया। तो ये सारी जो है ना एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुआ है। तो बहरहाल हमने ये सारा कुछ तय करना है। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मौलाना। मैं बिल्कुल, आप 18 को ये तय करेंगे। मैं ये सवाल आपसे इसलिए किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन खान साहब की बात को नहीं मानता और वो अल्टीमेटम के बाद अपना कोई एहतजाज शुरू करते हैं, भले आपके इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब से, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस के खिलाफ कोई एहतजाज है तो क्या आप उसमें शिरकत करेंगे, भला वो किसी पार्टी का भी हो? बिल्कुल जी, सूबे सिंध में तो हमारी जमात ने कल से एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया है, और जाहिर है कि बाकी सूबों के लिए भी हम उसी मीटिंग में बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमसे बात कर रहे थे। अब पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी, बड़े माहिर तजिया निगार हैं, KPK के मामलात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन, आपने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू सुनी, KPK भी आपके सामने है। ये आप जो आज मुलाकात हुई, आप क्या समझते हैं कि क्या ट्रांसपायर होगा? ये एक मजबूत अपोजिशन मिलेगी इमरान खान को वहाँ पर? मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की मुलाकात जो है बहुत अच्छी बात है। इंतखाबात हुए हैं, इस तरह की मुलाकातें जारी रहेंगी
दो सिनेरियो सामने नज़र आ रहे हैं हमें। एक तो ये है कि इस मुलाकात के असरात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई हुकूमत साजी हो रही है उस पर क्या पड़ेंगे। तो उसका जवाब मेरे ख्याल में ये है कि उसके कोई असरात ऐसे नेगेटिव नहीं पड़ने हैं। तहरीक इंसाफ को जो है एक भारी मैंडेट मिला है इस इलाके में, लीडिंग मैंडेट मिला है, और उन्होंने आज हुकूमत साजी जो है वो उस पर जो है अपनी मोहर भी सब्त कर दी है, जिसका मतलब ये है कि शेरपाओ ग्रुप, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ जो है मिलकर एक हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरा जो असर इस मुलाकात का मुझे नज़र आ रहा है वो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हैं, जिसमें कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बलूचिस्तान की जो हुकूमत बन रही है उसमें एक मजबूत किरदार अदा करेंगे, जिसमें कि लाजमत उनके मेंबर्स की तादाद जो है वो एक असर रखती है। और दूसरा ये कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो मरकज़ में भी मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को जो है सपोर्ट करेंगे। तो उन दोनों सूबों में जमीयत उलमा इस्लाम की जो पोजीशन होगी, मेरे ख्याल में ये मुलाकात उनके लिहाज से ज़्यादा अहम है। लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत साजी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि अब वो मैंडेट जो कि ऑलरेडी इन तीन पार्टियों को मिल चुका है और ये तीन पार्टियां हुकूमत बनाने के लिए भी तैयार हो चुकी हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरीके से उनसे छीन सकेगी, ये मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दुरुस्त फरमाया हुसैन शहीद सोहरवर्दी आपने कि ये जो आज की मुलाकात है मौलाना फजलुर रहमान के साथ मियाँ शहबाज शरीफ की, उसका बराह रास्त ताल्लुक बलूचिस्तान की सूरत हाल से हो सकता है, हुकूमत साजी से हो सकता है, और मरकज़ में जो ताउन चाहिए जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से वो शायद मिलने में आसानी हो जाएगी मुस्लिम लीग नून को। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आते हैं तो हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। बलूचिस्तान में कोई भी पार्टी अक्सरियत में नहीं, कौम परस्त जमातें ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ पाएंगी। पूरी कौम की निगाहें आलमी साजिशों और मसाइल में घिरे बलूचिस्तान पर हैं। क्या बलूचिस्तान में ऐसी हुकूमत बनेगी जो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके? नाराज बलोचों और कौम परस्त जमातों ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन वो कोई वाज़ेह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अख्तर मैंगल की जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। ऐसा लग रहा है कि कौम परस्त जमातें बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत में शामिल तो होंगी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर मुस्लिम लीग नून ही होगी। वजारत आला का ताज बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के सर पर ही सजेगा। मुस्लिम लीग काफ के बाद पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून की हमायत तो की है, लेकिन वजारत आला की ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हुए। आज़ाद पंछियों को अपनी अपनी छतरी पर लाने के लिए तमाम सियासी जमातें कोशिशें कर रही हैं। ये मखलूत हुकूमत मसाइल पर कैसे काबू पाएगी? सूबे में अमन और खुशहाली का दौर आएगा या मसाइल में इजाफा होगा? सवाल यह है कि इंतखाबात का बायकाट करने की बजाय कौमी धारे में शामिल होने और पाकिस्तान का आइन और कानून तस्लीम करने के बावजूद कौम परस्त रहनुमाओं पर एतबार क्यों नहीं किया जा रहा? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हरी साहब। वालेकुम सलाम। ज़हरी साहब, बड़ी हुकूमत साजी के लिए कोशिशें हो रही हैं, आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रा हमें बताइएगा कि कब तक ये आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और अभी तक किस किस जमात को आपने अपने साथ मिला लिया है? समी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के फजल व करम से 2 दिन से मैं यहाँ कोयटा में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी हिमायत कर रहे हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी आके हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हमने तकरीबन जो सादा अक्सरियत है वो हमने तकरीबन हासिल कर ली है। अब हमें इंतज़ार है उसका जो है वो उसका पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का और नेशनल पार्टी का, तो उनके भी सेंट्रल कमेटी का मीटिंग, आज डॉक्टर मालिक से हमारी बात हुई, उनकी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है कल और परसों जो है वो फिर हमसे राब्ता करेंगे। अच्छा ज़हरी साहब, ये फरमाइएगा, वालों से भी हमारी आज जी आप बिल्कुल उनके साथ आपकी जी गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, मैं जी ये जानना चाहूंगा कि आप ये बात सुन लीजिए आप जी इरशाद जी, प्लीज फरमाइए। पख्तूनख्वा वालों के साथ भी आज हमारे दोस्त गए थे, कमेटी हमने बनाई है, सरदार याकूब नासिर साहब की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बनाई है, तो वहां से भी मुस्बत जवाब आया है और कल फिर हमारी 10 बजे फिर उनके साथ जो है वो मीटिंग है। अच्छा ज़हरी साहब, ये फरमाइए कि बलूचिस्तान के जो मामलात की ज़्यादा एक खराबी है, ये बताया जा रहा था कि जो कौम परस्त हैं वो नाराज़ हैं,
अभी इलेक्शन में उन्हें कोई वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला और लगता है कि वो हुकूमत में तो शामिल होंगे, लेकिन वज़ीर आला आप होंगे। आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये उनके लिए एक्सेप्टेबल होगी? देखिए जी, जमहूरियत का तकाजा भी यही है कि जो नताइज आए उसको तस्लीम किया जाना चाहिए, और हमारी पार्टी ने मरकज से लेकर सूबों तक जो भी नताइज आए हमने तस्लीम किए हैं। देखिए, इक्का दुक्का छोटे मोटे वाक़यात तो होते रहते हैं। अब पाकिस्तान में अब जमहूरियत इतनी पली बड़ी नहीं है कि हम जो है यहाँ पर कह सकें कि 100% यहाँ पर जो है वो शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन मैं इतना आपको कहूँगा कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम की सरबराही में जो इलेक्शन हुए हैं वो तकरीबन 95% जो है वो फेयर हुए हैं। अब हमेशा पाकिस्तान का एक यहाँ पर एक ट्रेंड रहा है कि जो जीतने वाला कहता है कि जी वो नहीं हुआ है, धांधली नहीं हुई, और हारने वाला कहता है कि जी धांधली हुई है। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, फर्ज करें PB33 से मैं अगर जीत जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी वहाँ धांधली नहीं हुई। उसी के साथ PB34 है खुशदार का, वहाँ से अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पर धांधली हुई है। जी, दुरुस्त फरमाया आपने कि अभी हमारे यहाँ नताइज को एक्सेप्ट करने का कल्चर नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि जो कौम परस्त रहनुमा है जिसमें अख्तर मैंगल शामिल हैं, उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि नताइज में ताख़ीर की जा रही है और इलेक्शन की शफाफियत पर भी उन्होंने सवाल उठाए। देखिए जी, बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर एक आपका कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 44,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, और यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, रिमोट एरियाज है, वहाँ से रिजल्ट पहुँचने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। जब तक आपके पास ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आता है उस वक्त तक वो जो RO है, रिटर्निंग ऑफिसर है, वो मजाज नहीं है कि वो ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो अनाउंस करे। तो इसकी वजह से जो है वो ताख़ीर हुई है, बल्कि इस दफ़ा नहीं हुई कि चूँकि अब मीडिया है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है और मीडिया का एक अपना किरदार है, उसकी वजह से वो ही है। लेकिन मैं 88 से इलेक्शन करता हुआ आया हूँ, और ये जो ताख़ीर जो है 1-2 दिन की 3 दिन की खसूसन बलूचिस्तान में जो है ये मामूल की बात है। आप जी दुरुस्त है। अच्छा, आप हमारे की बात है, जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट जब तक रिटर्निंग ऑफिसर को एक भी हल्के का, एक भी पोलिंग स्टेशन का अगर नहीं मिलेगा तो वो उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो जो है कैंडिडेट को जो है वो अनाउंस करे या ज़हरी साहब आप हमारे का ऐलान करे। ज़हरी साहब आप हमारे साथ ही रहिए। हमें मीर हासिल खान बजंजो साहब ने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम बजंजो साहब। बजंजो साहब, आप क्या तबसरा फरमाएंगे जो इस वक्त हुकूमत साजी हो रही है बलूचिस्तान में, क्या कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत बन सकेगी? और मेरा आपसे सवाल यह है कि बाज़ कौम परस्त रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि नताइज को रोका जा रहा है, ताख़ीर जानबूझकर की जा रही है, क्या फरमाते हैं आप? देखिए, मैं एक बात है, शायद मैं नहीं समझ रहा हूँ कि काफी मैं 2 दिन से मुसलसल सुन रहा हूँ, कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा है कि जहाँ जहाँ से शिकायतें आ रही है वहाँ का बेसिकली टर्नआउट्स का है, बहुत से पोलिंग स्टेशन में वोट न होने की शिकायत है। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस दौरान इलेक्शन के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चली है, आपके एक पोलिंग स्टेशन को ब्लास्ट किया गया है, आपके कैंडिडेट्स पे फायर किया गया है, खुद हमारे पार्टी प्रेसिडेंट पे डॉक्टर अब्दुल मालिक पे 2 दफा हमला हुआ है, खुद सरदार साहब के फैमिली पे बहुत बड़ा हमला हुआ था जहाँ बहुत बड़ा सानिया उसके साथ हुआ, और पूरे जो इलाकों में थे सारी रात वहाँ फायरिंगें होती रही, जिसकी वजह से टर्नआउट डाउन टू खुशदार, डाउन टू कलात जो है वो टर्नआउट बहुत कम हुआ है। उसकी वजह से मुश्किलात भी हैं, शिकायत भी हैं, और उसकी वजह से थोड़ी सी ऊंच नीच भी नजर आती है। तो इसीलिए इस बात का पता नहीं कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा है कि वहाँ बाकायदा इलेक्शन के खिलाफ एक कैंपेन हुई है। अच्छा, ये तो आपने फरमाया। ये बताइए कि जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के और इस वक्त जो मंजरनामा बनने जा रहा है, आप समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनेगी और कुछ अवाम को डिलीवर होगा, कुछ मसाइल हल होंगे? देखिए, अब ये डिपेंड करता है आपके मेजॉरिटी पार्टी पे, मुस्लिम लीग नून पे, मियां नवाज शरीफ पे, कि वो किस किस्म का मॉडल बलूचिस्तान में लाना चाहते हैं,
ही वांट टू रिपीट नवाज शरीफ जो है वहाँ पे अगर असलम रईसानी टाइप की हुकूमत रिपीट करता है तो और सूरत हाल होगी। आप बार बार पूछ रहे थे नेशनलिस्टों का, खुद सरदार सनाउल्लाह जो है वो नेशनलिस्टों के खाते का आदमी है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ किस किस्म की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट और नवाज शरीफ बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन साहब। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, आप फरमाइए कि ये किस किस्म की हुकूमत आप बनाएंगे? क्या कोई कंप्रोमाइज करेंगे या मेरिट पे होगा सब कुछ? बिल्कुल हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे साथ जो भी दोस्त आ रहे हैं और हमने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर पहली हमारी तरजीहात वो होगी कि हम यहाँ पर अमन लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, जो कह रहे थे कि मेरिट होगा और अमन लाने के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बलूचिस्तान के अवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाएगा। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। असफंद यार वली कहते हैं दहशत गर्दी की बुनियाद पर छीना गया मैंडेट वापस लेंगे। हम समझते थे रेफरी फखरू भाई हैं, लेकिन इलेक्शन का रेफरी हकीमुल्लाह महसूद निकला। एएनपी के कायद असफंद यार वली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम को रेफरी समझा, लेकिन वो हकीमुल्लाह महसूद निकले। उनका कहना था कि हमें अखाड़े में हाथ पांव बांधकर उतारा गया, लेकिन हम आराम से नहीं बैठेंगे। एएनपी मरकज और सूबों में अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। ये सच है कि एएनपी को इंतखाबात में न सिर्फ दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया, बल्कि इनके वोटर्स को भी हरासा किया गया। इसका क्रेडिट भी एएनपी की क़यादत को ही जाता है कि इंतखाबात में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया, बल्कि इंतखाबी नताइज को भी तस्लीम किया। याद रहे कि एक तरफ एएनपी के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर के भाई बशीर अहमद बलोर खुदकश हमले में अपनी जान गंवा बैठे, तो दूसरी तरफ इंतखाबात में सबसे पहले उन्होंने ही अपनी शिकस्त तस्लीम की। लेकिन अब एक ऐसे वक्त में एएनपी के कायद की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहायत अहमियत की हामिल है, जब इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर हर तरफ से उंगलियां उठ रही हैं। एएनपी के कायद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम को पाकिस्तान में दहशत गर्दी और मजहबी बुनियाद परस्ती के इस्तारे हकीमुल्लाह महसूद से मिलाना नहायत मानी खेज है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एएनपी के रहनुमा सेनेटर जाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की असफंद यार वली साहब ने नताइज तो उन्होंने कबूल करने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम हकीमुल्लाह महसूद निकले। ये तो बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि हकीमुल्लाह महसूद को पाकिस्तानी लोग तो कुछ और तरह के नजरियात के हवाले से जानते हैं। देखिए, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सारे तनाजुर में इसी इलेक्शन कमीशन को देखें तो यही रिजल्ट निकलेगा कि जिस वक्त इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो आपको मालूम है कि ये हकीमुल्लाह ने कहा कि ये 3 पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा हम लेने नहीं देंगे और 4 पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने देंगे। वही हुआ, वही 4 पार्टियां इलेक्शन जीते, वही 4 पार्टियां उकाड़े में बगैर हाथ बांधे हुए हमारे से मुकाबला करते रहे और हमारे हाथ बांधे हुए थे। और इसी इलेक्शन कमीशन जो फखरू भाई जिसका सरबराह है, 2 लेटर हमने लिखा है। एक लेटर इब्तिदा में हमने लिखा कि हमारे लोगों से आपने जिस वक्त गुलाम अहमद बलोर पर हमला हुआ तो हमने कहा कि आपने हमारे लोगों से 10 दिन से हम चीख रहे कि सिक्योरिटी वापस दिए, मेहरबानी करके हमें सिक्योरिटी, ताकि हम भी एक अपने आवाज़ या अपने राय आवाम तक पहुंचाए। फखरू भाई 10 दिन खामोश रहा और 10 दिन के बाद यही कहा कि जी मुझे तो खत ही नहीं मिला। अब ये अगर हम बात नहीं करें तो फिर क्या करें? फिर एक और खत हमने लिखा, आपको मालूम होगा 90,000 ब्रेक पेपर पकड़े गए दिर के बॉर्डर पे, जो 5 चालकों के लिए आए थे, एक इन्हें 34 और बाकी पीछे 94, 95, 96 और 97, और वो उसी तनाजुर में वो सारे छप गए थे जिस तरह एक कैंडिडेट है और कैंडिडेट के निशाने, और पूरा उसी में था। दुरुस्त है, आप ये सेनेटर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन फखरुद्दीन जी इब्राहिम को तो तमाम सियासी जमातों ने कंसेंसस के साथ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और आप भी उस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे जिन्होंने इनका नाम तजवीज़ किया। उस वक्त एहसास नहीं था आपको कि इनकी क्या सोच हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में ये बात नहीं है। देखिए, आप किसी के जात पे शक करना, उस वक्त के एक बंदा जिस वक्त आप पॉलिटिकल उसमें लेके आओगे और वो बैठेगा
अब वो उसके बस की बात नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे कि शायद उसे मिला होगा, लेकिन हकीमुल्लाह से, लेकिन उसके बस में नहीं होगी, या उसको कौन डिक्टेट करता है, या किसने उसके कहने पे हमारे पार्टियों को वो माहौल प्रोवाइड नहीं की जो फ्री इलेक्शन की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर की। जब फ्री नहीं होगा तो फेयर कैसे होगा? अब यही सारी सूरत हाल, इसके बावजूद भी आप जिस तरीके से आपने कहा, वो पार्टियां जहां को वो जीती है वहां वो खुश है, जहां वो हारे वो धरने दे रहे। अच्छा, अब जाहिद साहब मैं अपने सवाल को जरा रीफ्रेज करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम का सिर्फ नाम लेके उन पर तनकीद की जा रही हो, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि शायद उन्हें मौका ही ना दिया गया हो, शायद उनके हाथ पांव बंधे हो, तो फिर सियासतदान बिल्कुल खुले अंदाज में उन कुव्वतों की निशानदेही क्यों नहीं करते जिन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होने दिए? देखिए, तो ये जिम्मेवारी फिर फखरुद्दीन जी इब्राहिम भाई का है कि वो बताए कि उसने क्यों ऐसे किया। देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो वो शायद इल्जाम हो, लेकिन ये उनका चाहिए कि वो कौम के सामने आए और कहे कि जी मेरे साथ ये मुश्किलात थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ था तो हमने इंटीरियर मिनिस्टर से यही सवाल किया था कि आपने किसके कहने पे जो हमारी सिक्योरिटी वो वापस ली है? उसने कहा मुझे इलेक्शन कमीशन ने कहा। आप मुझे ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के मैंने नहीं कहा, आपके इंटीरियर मिनिस्टर कहते कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने कहा। तो इसकी निशानदेही या इसकी वजाहत तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है कि उसको कौन रोक रहा था। और आपके सामने हम पे हमले होते, हमारे 61 लोग शहीद हुए। लोग उठ कहते हैं, हम अपने शहादा गिन रहे थे कि हमारे कितने शहीद हुए, और ये कोशिश की जा रही थी। आप देखें, बहुत सारे बातें वक्त के साथ साथ सामने आएगी। ये कोशिश की जा रही थी कि एएनपी बाइकॉट करे, और एएनपी अगर बाइकॉट करेगा तो शायद उसके साथ और पार्टीज मिलकर बाइकॉट करे, और उस बाइकॉट के नतीजे में इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा, और जो केयर टेकर है या जो भी जिस तरीके से भी सोचे कि उसको आगे दवाम मिलेगा और वो हुकूमत चलाएगी। लेकिन अच्छा, सेनेटर साहब, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्यों एएनपी को ये मजबूर किया जा रहा था कि वो उस पर बाइकॉट करे? देखिए, अगर आप इसको इसी तरह तराजू से देखें तो 2002 में भी यही हुआ था कि 2002 में इस्तेमाल को यही था कि उसको जरूरत थी एक ऐसी कुव्वत की और हमारे एस्टेब्लिशमेंट की कि वो लाके बिठा दे कि जिसके अंदर खाने वो अपना कार्रवाई करे। अब शायद 2014 जिस तरह एक और भी हमारे क़यादत कायद ने उसकी तरफ इशारा किया कि 2014 जो आने वाले वो इस मुल्क और इस कौम के लिए बहुत, अल्लाह करे कि बुरा ना हो, लेकिन हमारी नजर में बहुत बुरा आने वाला है। क्या ये जो मौजूदा सेटअप को ले आया, क्या वो कार्रवाई तो फिर उसे तो नहीं करवाना चाहती है? क्या ये वो 4 पार्टियां जिसको हकीमुल्लाह के सरपरस्ती हासिल थी, जिसको जलसे करने की इजाजत थी, जिसको जुलूस करने की? अच्छा जाहिद साहब, आप एएनपी का एक बड़ा मखसूस माजी रहा है, हमेशा आपने असूल की, हक सच की बात की है, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए। अब एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ तो आपकी लीडरशिप ये कहती है कि ये जो इलेक्शन है ये शफाफ नहीं है, लेकिन दूसरी जानब इनके नताइज को भी कबूल करती है। तो ये आप इजाज़त दे रहे हैं ऐसे लोगों को हुकूमत चलाने की, हुकूमत में आने की, जिनके पास आप समझते हैं कि हकीकी मैंडेट नहीं है? देखिए, एक बात मैं वाज़ेह करूं, इसके बावजूद कि हमने कहा कि हमारा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूं। हमने हमेशा के लिए, आपको इल्म है, आपके नजरे हैं, आप लिखते हैं, और आप टीवी पे भी मुनाजरा करते हैं, तो हमारे एक तारीख रही है कि हमने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। जमहूरियत कई बार हमारे साथ ये हुआ है, लेकिन हमने इसलिए उस जमहूरियत का साथ दिया, चाहे वो लंगड़ी लूड़ी हो, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत हो और अवाम की नुमाइंदगी इसको हुक्मरानी करे। अब अगर उसी सूरत में हम इसी तरह तनकीद करें या रोडों पे आ जाए और रेडों पे बैठ जाए, तो हम वो मौका फिर प्रोवाइड करेंगे जिस तरह पहले माजी में होता रहा। अच्छा, ये बताइए कि 2002 में जो एमएमए की हुकूमत बनी थी और अब जो हुकूमत बनने जा रही है, इसमें आप कोई बड़ा फर्क देखते हैं, या वही सोच आप समझते हैं कि वहां पर इम्प्लीमेंट की जाएगी? मेरे ख्याल में हमें तो कोई इतना बड़ा फर्क इससे नजर नहीं आ रहा है कि आज आपने, मेरे ख्याल में आपकी भी नजरें होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में जिस चीफ मिनिस्टर को लेके आ रहे हैं, ये 4.5 साल हमारे साथ मिनिस्टर रहा इरिगेशन का, और अभी वो कहते कि मैं जो चेंज लेके आऊंगा। तो ये सारे बातें इसी तरह जमात इस्लामी उनके साथ बैठ रही है, वो सारे पार्टियां वो बैठ रही है जो उस वक्त की थे। अब ये सारे बातें ऐसे है कि ये गौर तलब है, लेकिन हम इसलिए अपने ऊपर ये लेना नहीं चाहते हैं कि हमें पता है
कि कल कुछ भी हो जाएगा, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम एक शिकस्त इसलिए कबूल कर रहे हैं इसके बावजूद कि हमें तहफुजात है कि हम हमारी तरफ से ये कोई ना आ जाए कि एएनपी ने ये काम किया इसलिए ये। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जाहिद, बहुत शुक्रिया। जो कह रहे थे कि उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता एमएमए की हुकूमत में और अब जो सेटअप बनने जा रहा है, लेकिन उनका ये कहना था कि जिन कुव्वतों ने एएनपी को बाहर रखने की कोशिश की वो उनका नाम नहीं लेंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कौम को बताएं कि वो कौन सी कुव्वतें थी जो एएनपी को इलेक्शन से बाहर रखना चाह रही थी। नाजरीन, वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों की फिक्सिंग। अब देखना होगा आईसीसी का कानून कहां चलता है, या एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों के लिए मट्टी पाव स्कीम सामने आती है। जवारी जुआ लगाते रहे और बेचारी चेयर गर्ल्स रक्स कर करके हलकान होती रही, लेकिन सिर्फ चंद लोगों को इस बात का इल्म था कि वो जाज़िबे नजर रक्स सिर्फ दिखावा था। हर स्ट्रोक की कीमत तय थी, हर बाल बिकी हुई थी। खेल की आड़ में बेखबर तमाशाइयों के जज्बात से मजाक किया जा रहा था। वैसे तो सरहद पार क्रिकेट में जुआ मामूल की बात है। अजरुद्दीन और अजय जडेजा समेत कई खिलाड़ी इस घिनौने खेल का हिस्सा रहे, लेकिन अब की बार जो खबर आई है इसमें इल्जामात का रुख भारतीय माफिया के साथ साथ कराची और दुबई की तरफ भी है। इन इल्जामात में कितनी सदाकत है इसका फैसला तो हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि भारतीय पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में 3 इंडियन खिलाड़ियों के अलावा 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अगर ये इल्जामात साबित हो गए तो इन खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लगा दी जाएगी। हर साल भारत में बड़े पैमाने पर जुआ होता है और हर बार आईसीसी न सिर्फ इसको नजरअंदाज करती है बल्कि इसके इंसाफ का महवर सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स ही होते हैं, जिन्हें मुजरिम भी करार दिया जाता है और सजा भी दी जाती है। यह भी सच है कि खेल के नाम पर खिलवाड़ करने वाले इन खिलाड़ियों को ना तो इखलाकियात का कोई पास है और ना ही जज्बात का। इन्हें तो गर्ज है महज उन रुपयों से जिसके लिए उन्होंने अपने जमीर का सौदा किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी आज पूरी दुनिया के सामने है। आज सवालात उठ रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को इंसाफ के कटहरे में कौन लाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेटर मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, ये जो इतने शौक से लोग क्रिकेट देखते हैं घरों में बैठकर, अब जो खबरें आ रही हैं कि ये हर बाल बिकी हुई है, हर स्ट्रोक बिका हुआ है, तो ये मामला कहीं आप समझते हैं खत्म भी होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो मैं पहले कहूँगा कि जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसमें आपको बीच में इतने जज्बाती हो रहे थे, और है भी इसलिए कि देखिए क्रिकेट जो है हमारी कल्चर का एक हिस्सा है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, ये जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे हर आदमी इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है। और जब ऐसी खबरें मिलती हैं कि मैच फिक्सिंग हो गई या स्पॉट फिक्सिंग हो गई, और ख़ास तौर पे समीर साहब मैं आपको एक बात कहूँ कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉन्च पाकिस्तानी, जब बड़े दुख होता है जब नेशनल लेवल के ऊपर ये बात होती है। हमें अपने प्लेयर्स के साथ बड़ी तकलीफ पहुंची जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नीचे किया, उनको सजाएं मिली। अच्छा मोहसिन साहब, ये बात सही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, लेकिन मैं फोकस करूंगा इंडियन जो प्लेयर्स पकड़े गए हैं। आप समझते हैं कि उनको वाकई कोई सजा मिल सकेगी? और वो जो कहा जाता है कि असल जो जुए का हब है वो तो मुंबई है, कुछ होगा इस हवाले से, कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल समीर साहब, मैं उसी पे आ रहा था और मैं यही कह रहा था कि जिस तरह हमारे प्लेयर्स को सज़ा मिली है, इस तरह इंडिया में पहली बात तो ये आईपीएल और आईसीएल जो पहले हुई थी, इसमें बड़े खदशात थे कि ये प्राइवेट फ्रेंचाइज है, इसमें मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपने देख लिया होगा नेशनल लेवल के ऊपर कितने स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग हो रहे हैं, तो लेकिन उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनको सज़ा मिलना क्या चाहिए समीर साहब? मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो इस खेल को, अच्छे खेल को ख़राब करता है, अपने मुल्क का नाम, अपने शहर का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपना नाम बर्बाद करता है, उसको लाइफ बैन से कम सज़ा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी लाइफ बैन फ्रॉम क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रेनोवेशंस आई हैं, बड़ी बड़ी इसमें नई टेक्नोलॉजी आई है, सारी कुछ हुई है चीज़ें बात, लेकिन जो इसकी जो मोहसिन ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी का उस पर बैन होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि
अगर इंडिया में खिलाड़ी कोई इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जुए में इन्वॉल्व है, तो उसका बोर्ड उसको बचा लेता है, आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से कोई हम नहीं देखा हमने कि कोई बड़ा मजबूत स्टैंड उन्होंने लिया हो। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा, जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने सबसे पहले कंफर्म किया कि किसने पकड़ा है ये। तो पता चला वहाँ की पुलिस ने, आईसीसी एंटी करप्शन बोर्ड ने नहीं बल्कि वहाँ की पुलिस ने। तो मुझे खुशी हुई है सुन के कि वहाँ की अपनी पुलिस यानी कि अपनी गवर्नमेंट, अपना क्रिकेट बोर्ड इस बात पे नज़र रखा हुआ है। और मैं यहाँ कहूँगा कि ये बड़ी पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है कि इवन आईसीसी एंटी करप्शन जो बोर्ड है उससे पहले पुलिस ने इस बात को नोटिस में ले लिया। और अगर सबूत मिलते हैं और पूरी तरह मिलते हैं तो समी साहब मैं तो ऑनेस्टली आपसे कहूँगा कि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मुझे या आपको या किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से अपने माँ बाप का नाम, अपने मुल्क का नाम, अपने शहर का नाम और इस तरह से क्रिकेट का नाम। अच्छा मोहसिन साहब, जी हाँ। जो आज वहाँ से पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी उसमें यह जिक्र किया गया कि मुंबई और कराची माफिया भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। कुछ बयान फरमाएंगे कराची माफिया से क्या उनकी मुराद है? और आप तो कराची में रहते हैं, वाकई वहाँ पर इस किस्म के बुकीज और ये सारा कारोबार चल रहा है? देखिए मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा समी साहब कि वन जो हम खेल रहे थे, हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, इमरान खान की लीडरशिप में बड़ी आउटस्टैंडिंग, हमें भी उस टाइम तक बड़े ऐसे ऑफर्स हुए थे। वो क्या बॉम्बे माफिया था या कराची माफिया था या दुबई था या क्या था, इसका इल्म नहीं होता था, लेकिन हमने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। कहने का मतलब है, देखिए चाहे बॉम्बे या दुबई या कराची कोई भी माफिया हो, बात आ गई करप्शन की। अगर मैं करप्शन में इन्वॉल्व हूँ तो आई शुड बी पीनलाइज्ड, चाहे वो कहीं से भी आई हो। जिस लड़के ने ये किया है उसको पूरी तरह से सज़ा मिलना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आईसीसी को हटा दें एक तरफ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड विल टेक अ वेरी सीरियस एक्शन अगेंस्ट देयर क्रिकेटर्स, या कोई भी क्रिकेटर हो जिसके खिलाफ, या अगर वो इस हरकत में मुलविस हो तो उसको पूरी सज़ा मिले। 4-5 साल के लिए बैन करें, अगर लाइव बैन के लिए लाइव बैन नहीं लगा। अच्छा ये फरमाइए मोहसिन साहब, आप पाकिस्तान की सारी सूरत हाल को आपकी नज़र में है, ये बताइए कि यहाँ पर हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है? मसलन आपने अभी जिक्र किया वहाँ पर तो पुलिस ने ये एक्शन किया और पकड़ लिया, हमारे यहाँ जो निज़ाम है उसमें को पुलिस हमें इतनी फाल नज़र नहीं आती इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए। समी साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जल्दी से कोशिश करूँगा इसका जवाब दूँ। देखिए क्रिकेट बोर्ड ने, जब मैं भी इन्वॉल्व था, पूरी कोशिश की थी जब ये बड़ा इंसिडेंट हुआ था 3 लड़कों का, कि किसी तरह ये बात ना हो। मैनेजमेंट पूरा ख्याल रखती है। सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है समी साहब, तरबियत। घर पे तरबियत माँ बाप की, कि अगर एक पैसा हराम का लेके घर में घुसे तो जान से मार देंगे या ज़िंदगी भर के लिए घर से बाहर निकाल देंगे। ये तरबियत के ऊपर होता है, ये सिटिंग सराउंडिंग्स के ऊपर होता है। मैंने बड़े बड़े लड़के देखे हैं ऐसी कंपनी में बैठते हैं लेकिन नहीं जाते गलत हरकत की तरफ, कि अपने माँ बाप से जो तरबियत मिली हुई है और अल्लाह का सबसे बड़ा डर है, जो कुरान शरीफ पढ़ता है उसके ऊपर चलता है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपने दुरुस्त फरमाया, ये तो देखिए ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये तो एक बंदे की पर्सनल ट्रेनिंग उसके घर में, लेकिन आखिर स्टेट मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, बोर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये चेक एंड बैलेंस के लिए ही है, तो वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते सिर्फ ट्रेनिंग अच्छी करवा के। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे घर से स्कूल की बात होती है, इसी तरह घर से क्रिकेट बोर्ड की बात होती है एक क्रिकेटर के लिए। क्रिकेट बोर्ड को तो सिंपल सी एक, देखिए कानून आप जानते हैं समी साहब, आप इतने एक्सपीरियंस इंसान हैं, आपने दुनिया देखी हुई है। जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस निज़ाम में कानून सबसे ऊपर होगा वहाँ गलतियाँ ना होने के बराबर होंगी। हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए, बल्कि दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को, कि अगर कोई लड़का इस करप्शन में इन्वॉल्व होगा कि अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, शहर का नाम या मुल्क का नाम बदनाम करेगा, थैंक यू वेरी मच, गेट आउट फ्रॉम हियर, वी डोंट वांट यू। सिंपल पॉलिसी होना चाहिए। इसके हिसाब से कानून की बालादस्ती हर फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो। अच्छा मोहसिन साहब, मैं ये क्योंकि आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक तो जब लोग जाते थे स्टेडियम में तो वो गेम देखने जाते थे, घरों में बैठकर भी गेम देखते थे, लेकिन अब तो ये पता चला है कि ये गेम नहीं है। ये कुछ बताइएगा कि ये कभी, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया, ये मुमकिन होगा कि हमें गेम ऐसी देखने को मिले जिसमें पैसे ने चीज़ें फिक्स ना की हों?
जी, आप वाकई मुझे बहुत से लोग मिले हैं समीर साहब, उन्होंने इतना दुख का एहसास किया है कि हम जाते हैं इतने जज्बे के साथ, इतनी मोटिवेशन के साथ, और फिर हमें बाद में पता चलता है कि स्पॉट फिक्सिंग हो गई या मैच फिक्सिंग हो गई, पूरे नेशन का नाम वो गिर जाता है। मैं इसके लिए फिर वही बात कहूँगा समी भाई, देखिए मेरे ऊपर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी कौम ने अगर मुझे इतनी इज्जत, दौलत, शोहरत, इज्जत दी है तो मैं किसी तरह भी अपनी कौम का नाम नीचे नहीं जाने दूँ, अपने मुल्क का नाम नीचे नहीं। दुरुस्त फरमा रहा है मोहसिन हसन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे थे कि बुनियादी तौर पर ये ट्रेनिंग है जो किसी भी इंसान को बुराई की तरफ जाने से रोकती है, और उनका ये कहना था कि जो खिलाड़ी इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस पाया जाए उस पर तो ताहयात पाबंदी लगा देनी चाहिए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल की टॉप स्टोरीज और तज्जियों के साथ। अपना और अपने हमसाइयों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।